प्रतिरोधक आर व इंडक्टर एल का श्रेणी संयोजन। तो इसको शॉर्ट में आरएल सर्किट भी कहते हैं, आरएल परिपथ। इस परिपथ में प्रतिरोधक व इंडक्टर श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं। श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे तो वोल्टता व धारा के बीच का कोण क्या होगा? दोनों को देखिए, प्रतिरोधक के लिए फेज कोण क्या होता है? 0 डिग्री। और इंडक्टर के लिए फेज कोण क्या होता है? प्योर इंडक्टर के लिए 90 डिग्री। तो जब ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे तो फेज कोण कितना होगा? 0 से 90 डिग्री के बीच, 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा। तो इस परिपथ में फेज कोण, वोल्टता व धारा के बीच में बना कोण, फेज कोण 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होता है। अब हम ये फिक्स नहीं बता सकते, कोई कहेगा 45 डिग्री होता है, ऐसा नहीं होता है। 45 डिग्री तभी होगा जब आर और एक्सएल का मान बराबर होगा। आर का मान ज्यादा है तो 45 से कम होगा, एक्सएल का मान ज्यादा है तो 45 से ऊपर होगा। आर और एक्सएल का मान बराबर होगा, उस स्थिति में थीटा है वो 45 डिग्री। तो फेज कोण 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है, तो पावर फैक्टर क्या होगा? देखिए इस टाइप से होगा इसका सर्किट डायग्राम। अब ये जो करंट है ये टोटल करंट होती है, आर और एल के द्वारा ली गई धारा। श्रेणी क्रम में वोल्टेज है वो अलग अलग होंगे। प्रतिरोधक द्वारा किया गया वोल्टेज जो वी आर होगा, इंडक्टर द्वारा लिया गया वोल्टेज वी एल होगा। प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टेज को वी आर से प्रदर्शित करेंगे, इंडक्टर के सिरों पर वोल्टेज को वी एल से प्रदर्शित करेंगे। धारा तो श्रेणी क्रम में समान होती है। प्रतिरोधक, क्योंकि श्रेणी संयोजन है ना, इसलिए प्रतिरोधक व इंडक्टर में प्रवाहित धारा समान होती है। प्रतिरोधक व इंडक्टर में प्रवाहित धारा क्या होती है? समान होती है। देखो इस श्रेणी संयोजन में दोनों में क्या समान है? धारा समान है या वोल्टेज समान है? धारा समान है, इसलिए धारा को रेफरेंस मानेंगे, धारा को संदर्भ मानते हुए वेक्टर डायग्राम बनाएंगे। धारा इस लाइन पे ले लेते हैं, ये धारा है, क्योंकि दोनों के लिए धारा समान। अब ये वी आर धारा से आगे होगा या पीछे होगा, कहाँ होगा? वी आर धारा के साथ में होता है। कैपेसिटिव वोल्ट रेजिस्टिव वोल्टेज है वो धारा के इन फेज होता है। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में हमने पढ़ा था वोल्टेज और धारा इन फेज थे, उसकी जगह के वहां केवल वी लिखा था क्योंकि वहां रेजिस्टिव सर्किट ही था। अब इसको क्या लिखेंगे? वी आर लिखेंगे, रेजिस्टेंस के वोल्टेज। धारा कहाँ, वीएल कहाँ होगा? वीएल धारा से 90 डिग्री आगे होता है। धारा को रेफरेंस मानते हुए बनाएंगे, तो ये हो गया वीएल। परिणामी वोल्टेज क्या होगा? वी आर को इधर आगे बढ़ाते हैं, वीएल को इधर बढ़ाते हैं, तो ये होगा परिणामी वोल्टेज वी। आरोपित वोल्टेज या परिणामी वोल्टेज, आरोपित वोल्टेज वी होगा ये। वोल्टेज और धारा के बीच के कोण को क्या कहते हैं? फेज कोण। ये है फेज कोण थीटा। अब बताइए वो 0 से 90 डिग्री के बीच में ही है। धारा तो वही है, धारा तो सेम है, टोटल करंट और इंडक्टर की करंट, कैपेसिटर प्रतिरोधक की करंट समान है। बात वोल्टेज की है। वी आर का वोल्टेज धारा के इन फेज होगा, वीएल का वोल्टेज धारा से 90 डिग्री आगे होगा, तो परिणामी वोल्टेज कहाँ होगा? वी आर और वीएल के बीच में। तो परिणामी वोल्टेज को वी आर और वीएल के बीच में बनाया है। तो परिणामी वोल्टेज, टोटल वोल्टेज और टोटल धारा के बीच में बना कोण क्या कहलाता है? फेज कोण। ये ध्यान रखिएगा, टोटल वोल्टेज और टोटल धारा के बीच में बना कोण फेज कोण। ये हो गया अपना वेक्टर डायग्राम। इसको ए बी सी ऐसे नाम दे देते हैं। देखिए त्रिभुज ए बी सी में ये वीएल है तो ये भी वीएल होगा।
त्रिभुज एबीसी में समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण क्या है, वी है, वी स्क्वायर बराबर आधार में क्या है, वी आर है, वी आर स्क्वायर, लंब में क्या है, वी एल है, वी एल स्क्वायर। ये वोल्टेज का संबंध होता है एसी सर्किट, यानी वी आर और वी एल के वर्गों का योग टोटल वोल्टेज के वर्ग के बराबर होता है, यानी वेक्टर योग लेना होगा। डीसी परिपथ में हमने प्रतिरोधकों का श्रेणी संयोजन पढ़ा है, उसमें वोल्टेजों का सीधा योग आरोपित वोल्टेज के बराबर होता है, लेकिन एसी सर्किट में वेक्टर योग होगा। अगर रेजिस्टर ही जुड़े होते तो सीधा योग ले लेते, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर ये अलग अलग हो तो वेक्टर योग लेना हो। यानी रेजिस्टर के वोल्टेज का स्क्वायर और इंडक्टर के वोल्टेज के स्क्वायर का योग टोटल वोल्टेज के वर्ग स्क्वायर के बराबर हो। तो टोटल वोल्टेज वी बराबर करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। ये होगा टोटल वोल्टेज निकालने का सूत्र। तो प्रतिरोधक आर व इंडक्टर एल द्वारा धारा प्रवाह में प्रस्तुत बाधा प्रतिबाधा कहलाती है। तो प्रतिरोधक व इंडक्टर दोनों की संयुक्त बाधा क्या कहलाएगी, प्रतिबाधा। जेड, जेड से रिप्रेजेंट करेंगे और मात्रक होगा ओम। अब देखिए, हम जानते हैं V बराबर वी स्क्वायर बराबर होता है वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। टोटल V का सूत्र क्या होगा, देखो वी आर का होगा आई इंटू आर। वी आर का सूत्र क्या होता है, आई आर। V बराबर आई आर होता है। वी एल का क्या होगा, आई इंटू एक्सएल। प्योर इंडक्टिव सर्किट में पढ़ा है अपने, आई बराबर वी अपॉन एक्सएल। तो V बराबर क्या होगा, वी एल बराबर क्या होगा, आई इंटू एक्सएल होगा। का सूत्र क्या होगा, सब सर्किट में पहले क्या आता था, आई बराबर वी अपॉन आर आया था, वी अपॉन एक्सएल आया था। अब की बार कुल बाधा क्या, जेड। तो इस सर्किट में धारा का सूत्र होगा आई बराबर वी अपॉन जेड। तो टोटल वोल्टेज क्या होगा, वी बराबर आई जेड। टोटल वोल्टेज क्या होगा, टोटल वोल्टेज होगा वी बराबर आई जेड। तो अब इस सर्किट में वी की जगह लिखेंगे आई जेड, टोटल वोल्टेज की जगह लिखेंगे आई जेड, रेजिस्टिव वोल्टेज की जगह लिखेंगे आई आर, और इंडक्टिव वोल्टेज की जगह लिखेंगे आई एक्सएल। इनका स्क्वायर है तो इनका भी स्क्वायर कर देंगे। आगे देखिए, आई स्क्वायर डॉट जेड स्क्वायर बराबर, आई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर बचेगा। आई स्क्वायर से आई स्क्वायर कट गया, जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। यानी जैसे वोल्टेज का सूत्र होता है रेजिस्टिव वोल्टेज का स्क्वायर प्लस इंडक्टिव वोल्टेज का स्क्वायर बराबर टोटल वोल्टेज का स्क्वायर, वैसे ही बाधाओं का होगा, रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस इंडक्टिव रिएक्टेंस का स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर। यहाँ जेड बराबर करेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ये प्रतिबाधा जेड ज्ञात करने का सूत्र होता है। वैसे भी आप देखते हैं कि वोल्टेज का जो संबंध है वैसे ही इंपिडेंस का संबंध होगा, क्योंकि वोल्टेज V बराबर क्या होता है, आई इंटू बाधा। तो आई तो समान है, आई तो सब में समान है, धारा सब में समान है, टोटल करंट ही सब में प्रवाहित होती है। तो जैसा वोल्टेज का सूत्र होगा वैसा बाधा का आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो सिंपल सी बात है, वोल्टेज में वेक्टर योग लेते हैं तो बाधाओं में भी वेक्टर योग होगा। तो ये एक सिंपल सा आरएल परिपथ। तो आरएल परिपथ में ध्यान देने योग्य बात क्या है, एक तो प्रतिरोधक इंडक्टर श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं, तो फेज कोण है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा। वेक्टर डायग्राम इस प्रकार बनेगा, वेक्टर डायग्राम से वी स्क्वायर बराबर वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर,
और ऐसे ही बाधा का इम्पीडेंस का सूत्र बनेगा। वोल्टेज से आप इम्पीडेंस का सूत्र बना सकते हैं। और एक इम्पीडेंस क्या होता है वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। धारा का सूत्र क्या होता है, V/Z होगा इस सर्किट। अब एक चीज बच गई, वो है पावर फैक्टर। RL परिपथ में पावर फैक्टर क्या होगा? फेज कोण जब 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है तो पावर फैक्टर क्या होगा? cos 0 डिग्री से cos 90 डिग्री का मान देख लीजिए। cos 0 डिग्री का मान होता है 1, 90 डिग्री का होता है 0। तो पावर फैक्टर भी 0 से 1 के बीच में होगा। cos थीटा बराबर होगा 0 से 1 के बीच। वोल्टेज लीडिंग होगा, धारा लैगिंग होगी। क्योंकि शुद्ध रेजिस्टिव में तो दोनों साथ में होते हैं, इंडक्टिव में वोल्टेज आगे रहता है, तो परिणामी रूप से वोल्टेज आगे ही है धारा से। cos थीटा का सूत्र क्या होता है? आधार बटे करंट। आधार बटे करंट। आपके सामने दो त्रिभुज है, एक वोल्टेज का त्रिभुज है, एक इम्पीडेंस का त्रिभुज भी बना सकते हैं। लंब पे VL है, आधार पे VR है, और करंट पे V है, और ये फेज कोण है थीटा। ऐसे ही V की जगह Z, VL की जगह XL, और VR की जगह R, ये होगा इम्पीडेंस त्रिभुज, इसको कहते हैं वोल्टेज त्रिभुज। इसके आधार से, इसके आधार पर क्या देखेंगे, कोस थीटा का मान देखेंगे पावर फैक्टर का। कोस थीटा का सूत्र होता है आधार बटे करंट, यानी R/Z। एक तो सूत्र होता है R/Z, एक होता है VR/V। एक सूत्र हो जाएगा VR/V। तो कोस थीटा के दो सूत्र होते हैं, श्रेणी RL परिपथ। अब पावर का सूत्र है, पावर क्या होता है, VI कोस थीटा। अब ये पावर का यही सूत्र होगा, VI कोस थीटा। ना 0 कह सकते और ना VI कह सकते हैं, क्योंकि कोस थीटा डिफाइन नहीं है कितना है। कोस थीटा 0 से 1 के बीच में होगा, उस हिसाब से पावर होगी। तो ये RL परिपथ है, RL सीरीज सर्किट। बाकी सबसे हटके है, थोड़ा सा अलग है।